साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है करंट अफेयर के लिए जो है घटनासार पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अर्धवार्षिकी 2025 प्रकाशित की गई है, इसी को देख रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी पुस्तक को, जो करंट अफेयर की पुस्तक है, इसको हम लोग जो है छोटे-छोटे पार्ट पे कवर कर रहे हैं, जिससे आप आराम से इसे याद कर सकें और आपको बहुत ज़्यादा बोरियत भी ना लगे। तो चलिए इस पुस्तक के दूसरे पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर देख लेते हैं, जो ये हमारा दूसरा पार्ट है इस करंट अफेयर्स वीडियो का। तो इसमें पहला है आपका 15वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 के बारे में। तो देखिए क्यूएस वर्ल्ड, जो क्यूएस का फुल फॉर्म क्या, तो यहाँ पे आप देखें क्यूएस का जो फुल फॉर्म है आपको दिया गया है क्वेरली साइमेंट्स। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। देखिए 12 मार्च 2025 को, तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, को क्यूएस द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 जारी की गई है। और क्यूएस की इस विषयवार रैंकिंग में भारत के 9 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है। देश में धनबाद स्थित भारतीय खनन विश्वविद्यालय ने 22वां स्थान प्राप्त कर देश में शीर्ष पर है। जितने भी भारत के संस्थान हैं उनमें से शीर्ष पर है ये। इसे यह रैंकिंग खनिज श्रेणी विषय में दी गई है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने इंजीनियरिंग में 26वां, आईआईटी बम्बई ने प्रौद्योगिकी में 28वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास, भारतीय प्रबंधन संस्थान, आईआईएम अहमदाबाद व बंगलुरु और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा जेएनयू भी शीर्ष 50 की सूची में शामिल है। देखिए लंदन स्थित क्वेरली साइमेंट, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्यूएस कहते हैं, कि रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे व खड़गपुर को इंजीनियरिंग, खनिज और खनन के लिए 28वें और 45वें स्थान, मतलब आईआईटी बॉम्बे को 28वां और खड़गपुर को 45वां स्थान पे रखा गया। हालांकि दोनों संस्थानों की जो है पिछली बार की रैंकिंग से गिरावट दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बंगलुरु बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए शीर्ष 50 में स्थान बनाया है। हालांकि इन दोनों के भी रैंकिंग में बीते वर्ष की तुलना में रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। आईआईएम अहमदाबाद की रैंकिंग 22 से 27 हो गई, जबकि आईआईएम बंगलुरु की रैंकिंग 32 से गिरकर 40 हो गई है। वहीं आईआईटी मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग व जेएनयू विकास अध्ययन के क्षेत्र में शीर्ष 50 में अपना स्थान बनाने में सफल रहे, पर उनकी रैंकिंग में भी कुछ स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। देखिए क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर ने कहा कि हालांकि भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित व डिजिटल कौशल क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किया है, पर स्थिरता व उद्यमशीलता क्षमताओं में प्रमुख अंतर बना हुआ है। देखिए टर्नर के अनुसार उच्च शिक्षा सुधार व कौशल संरेखण से यह अंतर पाटना जरूरी है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि भारत में स्नातक वैश्विक आर्थिकी में प्रतिस्पर्धा बनी रहे और उद्योगों का नेतृत्व करने में सक्षम हो। कला और मानविकी श्रेणी में देश के कुल 10 विश्वविद्यालयों ने क्यूएस सूची में जगह बनाई। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे 200वीं रैंक सूची के 200 रैंक सूची के अंतर्गत अपना स्थान सुरक्षित बनाए हुए हैं, मतलब अंडर 200 में है। जीवन विज्ञान और चिकित्सा श्रेणी में भारत से कुल 6 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग में शामिल किया गया। इसमें एम्स दिल्ली 226वीं रैंक के साथ शीर्ष सूची पर है, भारत की तरफ से शीर्ष सूची है, ठीक है, मतलब सूची में शीर्ष स्थान पर है। रैंकिंग में शामिल होने वाले नए संस्थानों की संख्या के मामले में भारत जो है वो चीन, अमेरिका, यूके और कोरिया, मतलब दक्षिण कोरिया के बाद 5वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, नए संस्थानों की संख्या के मामले में भारत 5वें स्थान पर, पहले पे चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम और 5वें पे दक्षिण कोरिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल 79 भारतीय विश्वविद्यालयों ने 533 रैंक तक सूची में जगह बनाई है, जो पिछले साल से 25.7% अधिक है। इसके अलावा भारत में शिक्षा क्षेत्र का आकार और गुणवत्ता दोनों में सुधार का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्यूएस ने अपनी वेबसाइट पर 55 विषयों के लिए यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2025 जारी की है। यह रैंकिंग 5 संकेतों पर आधारित है। 5 संकेत कौन से, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। एकेडमिक रेपुटेशन, दूसरा है एम्प्लॉयर रेपुटेशन, तीसरा है रिसर्च रेटेशन प्रति पेपर, और आपका चौथा है एच इंडेक्स, और 5वां है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क व्यापक संकाय क्षेत्र द्वारा। ये 5 जो है संकेतक या पैरामीटर शामिल है जिनके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अब बात करते हैं सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे के निर्माण की मंजूरी दी गई। कहाँ पर? उत्तराखंड में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबाई याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, किलोमीटर लंबे रोपवे तथा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना से हर मौसम में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकेगी, जिससे यात्रा का समय काफ़ी कम होगा और पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। दोनों परियोजनाओं को डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर DBFOT मॉडल के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP में विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, DBFOT का फुल फॉर्म क्या है? डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना में प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक जो है त्रि केबल डिटेचेबल गोंडोला 3S प्रणाली है, जो एक उन्नत रोपवे तकनीक है जिसकी क्षमता प्रति घंटे प्रति दिशा 1800 यात्री है, जिससे प्रतिदिन 18,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। रोपवे के निर्माण से वर्तमान में 8 से 9 घंटे लगने वाली समय केवल 36 मिनट में पूरी किया जा सकेगा। वहीं गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब परियोजना के तहत गोविंद घाट से घघरिया तक मोनो केबल डिटैचेबल गोंडोला और घघरिया से हेमकुंड साहिब तक 1100 यात्रियों के प्रति घंटे की क्षमता के साथ ट्राइकेबल डिटैचेबल गोंडोला की सुविधा होगी। आगे बात करते हैं, भारत बना खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। देखिए, 21 फरवरी 2025 को भारत ने मालदीव के माले में आयोजित, माले क्या है? मालदीव की राजधानी है। तो मालदीव के माले में आयोजित 13वीं शासकीय परिषद बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन, शॉर्ट में कहें तो BOBPIGO, इसका फुल फॉर्म क्या है इंग्लिश में? बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यह नाम याद रखिएगा, की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह सम्मेलन 20 से 22 फरवरी के बीच मालदीव की राजधानी माले में हुआ, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश सहित सहयोगी सदस्य देशों के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि मौजूद थे। यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये जो आपका वे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भारत, 4 देश हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश है, भारत है और इसके अतिरिक्त मालदीव और श्रीलंका है। तो 4 ये स्थायी सदस्य हैं, भारत, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। इसके साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल है। तो इसके सदस्य कितने हैं? 4 स्थायी हैं और जो आपके 5 हैं और जो अन्य 4 हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड, ये सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हैं। देखिए, BOBPIGO अर्थात बंगाल खाड़ी अंतर सरकारी संगठन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में छोटे और आर्टिसनल मत्स्य पालन कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें रोजगार नौकाओं में अधिक अवसर प्रदान करना है। इस संगठन का उद्देश्य मुख्यतः इन मत्स्य पालन कर्मियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। ध्यान रखिए, संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु के चेन्नई में, और यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की सीमा से लगे देशों का एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन सलाहकार निकाय है। अगला है, भारत की 6 धरोहर यूनेस्को जो थे 6 धरोहर, उनको यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। देखिए, 7 मार्च 2025 को यूनेस्को ने भारत की 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी अस्थायी टेंटेटिव सूची में शामिल करने की घोषणा की है, जिससे देश में अस्थायी स्थलों की कुल संख्या 62 हो गई है। कितनी हो गई है? 62 हो गई देश में अस्थायी। अभी ये स्थायी तौर पर शामिल नहीं किए गए हैं। शामिल किए गए 6 नए स्थलों की सूची में कौन कौन से शामिल है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। पहले मध्य प्रदेश स्थित सम्राट अशोक के शिलालेख, फिर 64 योगिनी मंदिर, फिर आपका गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले, महल, और छत्तीसगढ़ स्थित कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और तेलंगाना स्थित मुदुमल मेगालिथिक मेहनीर शामिल हैं। अब एक एक करके देखते हैं। छत्तीसगढ़ की कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। मार्च 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में 3 महत्वपूर्ण मानदंडों, प्राकृतिक सौंदर्य, भूवैज्ञानिक विशेषताएं और जैव विविधता के मानक पर खरा उतरने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह जो उद्यान है कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, और यह उद्यान चूना पत्थर की गुफाओं, जलप्रपात और समृद्ध वनस्पतियों का घर है। ठीक है। इस उद्यान में 150 फीट ऊंचा तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो कांगेर नदी से निकलता है। इसके अतिरिक्त मुदुमल मेगालिथिक मेहनीर तेलंगाना स्थित पुरातात्विक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थल है, जो मुदमुल मेगालिथिक मेहनीर है। ठीक है। लौह काल से जुड़ी संरचनाएं संभवतः दफनाने और खगोलीय अध्ययन के लिए उपयोग की जाती थी। यह स्थल भारत के प्राचीन मेगालिथिक संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अशोककालीन शिलालेख स्थल के बारे में बात करें तो विभिन्न राज्यों का एक श्रेणीकृत नामांकन है, जिसमें उन विभिन्न स्थलों को शामिल किया गया जहां सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ये अभिलेख चट्टानों, गुफाओं और
स्तंभों पर उकेरे गए हैं। 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो ये विभिन्न राज्यों मुख्यतः मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं और ये मंदिर पहाड़ियों की चोटी पर बने सामान्यतः गोलाकार संरचनाएं हैं। इनमें पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। वहीं गुप्तकालीन मंदिर की बात करें, गुप्तकालीन मंदिर, ये मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। गुप्तकालीन मंदिर की बात करें तो ये मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जो अपनी परिष्कृत डिजाइन और कलात्मक श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। वहीं चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित ये मंदिर जो हैं भारतीय मंदिर स्थापत्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो जो गुप्तकालीन मंदिर कब के बने हैं, चौथी से छठी शताब्दी के मध्य में बनाए गए हैं। बुंदेला राजवंश के महल और किलों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेला राजवंश के महल और किले मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक धरोहर हैं। ये स्थापत्य कला की अनूठी शैली को प्रदर्शित करते हैं जिनमें राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण देखा जा सकता है। इनमें ओरछा का जहांगीर महल और दतिया स्थित गोविंद महल प्रमुख हैं। वर्तमान में बात करें तो भारत में 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कितने हैं? 43 शामिल है। तो ये संख्या याद रखिएगा कितने शामिल हैं। और अस्थायी सूची में कुल कितने हैं भारत में? 62 है, 62 हैं। तो इन 43 में से आप देखेंगे 35 जो है वो सांस्कृतिक स्थल श्रेणी में है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल श्रेणी में, मतलब जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में शामिल होता है। वही बात करते हैं देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट 2025 के बारे में। तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च 2025 को मनाया गया। तो विश्व वन्यजीव दिवस पर 3 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर? गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? जूनागढ़ में है। तो गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। तो कहाँ जारी किया गया है? गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 6,327 संख्या याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई। इन 6,327 में 6,324 गंगा नदी डॉल्फिन है और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन है। यह अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया है, ठीक है। देखिए, इस गणना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन 2,397 दर्ज की गई हैं, 2,397। इसके बाद बिहार में 2,220, पश्चिम बंगाल में 815, असम में 635, झारखंड में 162, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 95 तथा पंजाब में 3 की संख्या में पाए गए हैं। इस दौरान गंगा की मुख्य धारा में औसतन 3,275 गंगा की सहायक 3,275 नदी डॉल्फिन है। वहीं गंगा की सहायक नदियों में 2,414, ब्रह्मपुत्र की मुख्यधारा में 584, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 51 और ब्यास नदी में 4 डॉल्फिन की गणना की गई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की, कहाँ पर? गिर का जो वन है वहाँ पर, तो जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी। यह केंद्र वन्यजीवों के स्वास्थ्य और बीमारी प्रबंधन का प्रमुख हब होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 2025 में एशियाई शेरों की 16वीं जनगणना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में प्राकृतिक रूप से बढ़ रही एशियाई शेरों की आबादी को देखते हुए वहां भोजन की उपलब्धता बढ़ाने और पर्यावरण सुधारने के प्रयास किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे? तो ये गुजरात में तो है। गुजरात में कहाँ? गुजरात में पोरबंदर के पास है। वहीं वन्यजीव मानव संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए कोयम्बटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री शाकॉन शाकॉन में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ यह केंद्र राज्यों को वन्यजीव निगरानी और संघर्ष प्रबंधन में मदद करेगा। यह केंद्र राज्यों को वन्यजीव निगरानी और संघर्ष प्रबंधन में मदद करेगा। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग और जियो स्पेशियल मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर गांधी सागर अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है, और बन्नी घास के मैदान, जो कि गुजरात में है, में चीतों को बसाने की योजना की भी घोषणा की। कहाँ पर? महत्वपूर्ण है, कहाँ पर चीते बसाने की घोषणा की गई है? तो आपका गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और बन्नी घास के मैदान गुजरात में। इसके साथ ही बाघों के संरक्षण के लिए एक नई योजना शुरू करने और प्रोजेक्ट घड़ियाल के तहत घड़ियालों के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम लोग गोदावड़ कहते हैं, संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी इस अवसर पर लॉन्च की गई है। ये आपको गुजरात हो गया, राजस्थान, इन इलाकों में पाए जाते हैं। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में बात करें तो 30 जनवरी 2025 को गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनेरी गांव में, कहाँ पर? कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनेरी गांव में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक रूप से गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला
राज्य का यह पहला जैव विविधता विरासत स्थल न केवल कच्छ की पारिस्थितिक पहचान को मजबूत करता है बल्कि जैव विविधता संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। गुनेरी का यह मैंग्रोव वन एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। सामान्यतः ऐसे स्थल जो मैंग्रोव वन होते हैं वो मैंग्रोव तटों पर पाए जाते हैं, जहां मैंग्रोव जो होते हैं वो समुद्र के तटों के पास पाए जाते हैं, जहां ज्वारी पानी 24 घंटे में एक बार आता है। लेकिन गुनेरी मैंग्रोव जो है ये अरब सागर से 45 किलोमीटर दूर और कोरी क्रीक से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां समुद्र का ज्वारीय प्रवाह नहीं होता है। यहाँ कीचड़ या दलदली भूमि भी नहीं है। यह एक सपाट भूमि में फैला वन क्षेत्र है। वहीं बात करते हैं, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि यूरोड्रोन कब स्थापित किया गया और इसके जो मुख्य सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए 21 जनवरी 2025 को भारत आधिकारिक रूप में या आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। ध्यान रखिएगा, पर्यवेक्षक राष्ट्र की, स्थायी राष्ट्र के रूप में नहीं, पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इसकी घोषणा संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR, ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्मामेंट कॉपरेशन द्वारा की गई है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में जापान के बाद दूसरा एशिया प्रशांत भागीदार देश है, ध्यान रखिएगा। वहीं यूरोड्रोन क्या है? यूरोड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस माले और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम रैप्स है। ठीक है, यूरोड्रोन क्या है? एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। यह एक ड्रोन आधारित निगरानी और टोही प्रणाली है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक मानव रहित हवाई वाहनों UAV से अधिक उन्नत क्षमताएं प्रदान करना है। यूरोड्रोन कार्यक्रम को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण है, कब शुरू किया गया था? 2016 में। यह कार्यक्रम यूरोप के 4 प्रमुख देशों जर्मनी, फ्रांस, इटली व स्पेन, ध्यान रखिएगा इसमें अमेरिका शामिल नहीं है। 4 प्रमुख देश कौन से हैं? यूरोप के जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन की एक संयुक्त पहल का परिणाम है। इस पहल में प्रमुख हिस्सेदार कंपनियों में एयरबस, स्पेन का एयरबस है, फ्रांस का डसाल्ट एविएशन है और इटली का लियोनार्डो शामिल है। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन की संयुक्त पहल है ये। इटली शामिल, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। किसके द्वारा? स्पेन की एयरबस, फ्रांस के डसाल्ट एविएशन और इटली के लियोनार्डो के द्वारा। कार्यक्रम का प्रबंधन संयुक्त आयुध सहयोग संगठन OCCAR द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यूरोड्रोन का पहला प्रोटोटाइप उड़ान वर्ष 2027 में संभावित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यूरोपीय देशों की अमेरिकी MQ-9B ड्रोन जैसी गैर यूरोपीय प्रणालियों पर निर्भरता को कम करना है। अब बात करते हैं IBCA, जिसको फुल फॉर्म क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौता लागू हो गया। देखिए 23 जनवरी, कब से लागू हुआ? महत्वपूर्ण है, 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। अब IBCA अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस और इसका सचिवालय एक पूर्ण विकसित संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानूनी इकाई बन गया है। इस आशय के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने फ्रेमवर्क समझौते का डिपोजिटरी पुष्टि की है। मतलब डिपोजिटरी जो है या मंत्रालय ने पुष्टि की है। 23 जनवरी 2025 को 5 देशों निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया द्वारा फ्रेमवर्क समझौते के अनुच्छेद 8(1) के अंतर्गत अनुसमर्थन और स्वीकृति के बाद इसे पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दर्जा प्रदान हो गया है। अब तक 27 देशों ने IBCA में शामिल होने की सहमति दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन हैं जो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं, ने IBCA के साथ साझेदारी की है। उपयुक्त जो 5 देश हैं, कौन कौन से? निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। इन 5 देशों ने इस ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक रूप से IBCA के सदस्य बनने की प्रक्रिया को पूरा किया है। देखिए, IBCA की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महत्वपूर्ण है, कब शुरू हुआ था? IBCA की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। 2023 में इसको शुभारंभ किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को एक बैठक में IBCA की स्थापना को मंजूरी दी। इसका मुख्यालय भारत में होगा। ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? भारत में। और ये भारत की ही पहल रही है। कब? अप्रैल 2023 में इस पहल को शुरू किया गया था। यह गठबंधन दुनिया भर में 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियों, कौन कौन से बिल्ली प्रजातियाँ हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है, जिसमें सभी संयुक्त राष्ट्र देशों और उन देशों का सदस्य बनने
उन देशों को सदस्य बनने का अवसर है जो इन प्रजातियों से अभी भी वंचित हैं। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य है। देखिए, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना तथा नीति निर्माण में सलाहकार की भूमिका निभाना है। यह पहल केरल की वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत में यह अपनी तरह का पहला आयोग है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है और राज्य की बुजुर्ग नीति निर्माण में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। आयोग का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना, बुजुर्गों के पुनर्वास, संरक्षण और समाज में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देना जिससे बुजुर्ग गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।